किस किस को देखिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो चलिए हम देख रहे थे टीएसटी पीएचडी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट 21 देखेंगे, जिनमें हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। और ये टीएसटी पीएचडी एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न पूछ रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है किस काव्यधारा का आधार माना जाता है। तो इसका आधार क्या है कि द्वंद्वात्मक जो भौतिक विकासवाद जो है किसके बारे में बात करता है, नई कविता के बारे में, प्रगतिवाद के बारे में, या फिर समानांतर कविता के बारे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो बी वाला उत्तर सही होगा, अर्थात प्रगतिवाद के बारे में बात करता है। जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद होता है इसका आधार प्रगतिवाद माना जाता है। प्रगतिवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर शोषक और जो शोषित लोग होते हैं उनके बारे में जो चित्रण किया जाता है, उनका जो वर्णन किया जाता है, तो उसी के बारे में जो है प्रगतिवाद का जो है उत्थान होता है। यानी कह सकते हैं कि किसान और जो मजदूर होते हैं एक होकर अपने जो ऊपर होने वाले जो सामंत या पूंजीपति लोग जो होते हैं उनके ऊपर जब अत्याचार का जब अंत करते हैं, तो उसी समय जो है प्रगतिवाद का जो है विकास होता है, उसका उत्थान होता है। और वहीं पर जो है शोषितों की दीनता का उसमें चित्रण भी दिखाया जाता है। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा रखना, उन क्रांति की फिर जो भावना उत्पन्न होती है, तो वहीं पर जो है भौतिक बोल सकते हैं द्वंद्वात्मक भौतिक विकास के अंतर्गत प्रगतिवाद का जन्म होता है। तो पहले का सही उत्तर इस तरह से बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि कौन सा ग्रंथ कालिदास जी द्वारा प्रणीत है यानी लिखा गया है। तो कौन सा इसमें सही उत्तर, तो दूसरे का सही उत्तर बोल सकते हैं सी वाला सही उत्तर, अर्थात मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास वाली इसमें कौन सी जो उपयुक्त विकल्प है, तो सी वाला अर्थात मालविकाग्निमित्रम है। मालविकाग्निमित्रम जो है ये एक प्रकार का नाटक है कालिदास जी का, और ये जो नाटक है ये पाँच अंकों का नाटक है। और यह जो है बोल सकते हैं कि रचना क्रम के अनुसार कालिदास जी का ये पहला नाटक भी है। मालविकाग्निमित्रम कैसा नाटक है, तो पहला नाटक है कालिदास जी द्वारा। ये 5 अंकों का है, और इसमें देखा जाए इस मतलब किसका जो है चित्रण किया गया है, तो इसमें जो राजा अग्निमित्र हैं और जो मालविका एक नायिका के रूप में जानी जाती हैं, तो इसमें जो है उनकी जो है प्रणय कथा का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अगर इसमें ए वाला विकल्प देखें कि उत्तरामचरितम यह किसका जो है ग्रंथ है, तो ये है भवभूति जी का यह ग्रंथ है। और ये जो उत्तरामचरितम ये जो ग्रंथ है भवभूति जी का सबसे उत्कृष्ट नाटक माना गया है, और ये सबसे अंतिम नाटक है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि भवभूति जी का सबसे अंतिम नाटक कौन सा है, तो उत्तरामचरितम है, और सबसे उत्कृष्ट नाटक भी यही है। अगर मृच्छकटिकम देखिए तो मृच्छकटिकम किसका है, तो मृच्छकटिकम जो नाटक है ये शूद्रक जी का है। मुद्रा राक्षस देखिए तो मुद्रा राक्षस किसका है नाटक, तो यह है विशाखा दत्त जी का यह रचना है। तो इस तरह से जो है चारों ऑप्शन का हमें पता चल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता के बारे में बताता है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, चित्रात्मक भाषा और है लाक्षणिक पदावली। चित्रात्मक भाषा और जो है लाक्षणिक पदावली जो है किस युग की कविता की विशेषता के बारे में बता रहा है, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर कोई नहीं। तो तीसरे का सही उत्तर इनमें से ए वाला है, अर्थात छायावाद के बारे में बात किया जाता है कि जहाँ पर चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली हो वो कौन से युग में आएगा, तो छायावाद में आएगा। छायावाद में जो होती है कि जो लेखक या बोल सकते हैं लेखिका या कवित्री जो होती है, लेखिका नहीं कवित्री जो है वो स्वानुभूति का जो है इसमें चित्रण किया जाता है। स्वानुभूति मतलब जो प्रकृति की सुंदरता होती है, स्वतंत्रता होती है, और जो सजीव चीज़ों का जो है चित्रण किया जाता है, तो ये आपको छायावाद के अंतर्गत दिखाई देगा। और वहीं पे जो है चित्रात्मक भाषा का भी प्रयोग होता है, लाक्षणिक पदावली का भी इसी जो है कविताओं के अंदर, छायावाद कविताओं के अंदर देखने को मिलता है। तो तीसरे का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो शब्द शक्ति के बारे में बताना है। तो शब्द शक्ति जो होते हैं वो कुल होते हैं कितने होते हैं, तो शब्द शक्ति 3 ही होते हैं। कौन कौन से, एक अभिधा होता है, लक्षणा होते हैं, व्यंजना। तो इस तरह से ये 3 जो है शब्द शक्ति होते हैं। अभिधा में जो है शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, जहाँ पर शब्दों का चयन होने लगा तो वो अभिधा में प्रयोग होगा। लक्षणा में जो है लक्षण दिखाई देते हैं, और व्यंजना में जो है व्यंग्यार्थ का पता चलता है। तो इस कविता में जो है व्यंग्यार्थ का वर्णन किया गया, व्यंग्यार्थ के बारे में बताया गया है। यानी व्यंग्यार्थ का बोध करने वाली वो शब्द शक्ति होती हैं, वो व्यंजना कहलाती हैं। जहाँ पर व्यंग्यार्थ किसी अलंकार का बोध कराए वहाँ पर भी जो है जो है व्यंजना कहलाती। तो जो मनहु उमंग अंग छवि छलके, तो मनहु जनहु जनु ऐसे शब्दों का जो है वाचक शब्दों का प्रयोग होता है अलंकार में। कौन से अलंकार में, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होता है। तो ऐसे जब अलंकार में जो व्यंग्यार्थ का जब चित्रण किया जाता है, तो व्यंग्यार्थ का जब भी चित्रण होगा तो व्यंजना के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए चौथे का सही उत्तर सी वाला होगा। और जहाँ पर शब्दों का जो है चयन अधिक प्रयोग होने लगेगा, शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो है शब्द शक्ति में थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ों को हमें ध्यान
में रखना पड़ता है। तो चौथे का सही उत्तर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, इसका मतलब क्या होता है कीचड़ उछालना। तो कीचड़ उछालना आजकल लोगों का काम यही है, लोग करते हैं, कीचड़ उछालते हैं लोगों को, जो भले लोग हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, तो कीचड़ उछालने का काम लोग करते हैं। तो पूछा इसका अर्थ क्या होगा, तो कीचड़ लोग उछाल देते हैं, तो इसका मतलब भी तो जानते रहिए। तो पांचवे का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर इसका सी वाला होगा, अर्थात बदनाम करना। कीचड़ उछालना मतलब क्या होता है कि उसको बदनाम करना। तो पांचवे का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ किसे हम कब मानेंगे, तो छठे का सही उत्तर होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। जो प्राचीन परंपराएं नियम जो होते हैं उनके आदर्श पे चलने वाले लोगों को हम कह सकते हैं गतानुगतिक का सही अर्थ होता है। तो छठवें का सही उत्तर ए वाला होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न कि रस के संबंध में यहाँ मुक्ति नहीं बल्कि भुक्तिवाद होगा। तो रस के संबंध में भुक्तिवाद प्रतिपादक का आचार्य नाम बताना। कौन है भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, तो यहाँ भुक्ति होना चाहिए, बोल सकते हैं भुक्तिवाद। भुक्तिवाद का जो है आचार्य कौन है, तो सातवें का सही उत्तर क्या होगा, तो सातवें का सही उत्तर सी वाला होगा, अर्थात भट्ट नायक जी। भ से भुक्ति हो जाएगा, भ से भट्ट नायक जी हो जाएगा। तो इस तरह से शब्दों को वर्णों को पकड़ लेंगे तो आप जो है ऐसे जल्दी आप जो है उत्तर आसानी से पा जाएंगे। तो सातवें का सही उत्तर क्या है, सी, अर्थात भट्ट नायक जी। बोल सकते हैं कि भट्टनायक जी जो है रस निष्पत्ति के प्रश्न पर जो है उन्होंने सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं, और निष्पत्ति का मतलब होता है कि भुक्ति मानते हुए। तो इस तरह से रस की उत्पत्ति, जब रस की उत्पत्ति नहीं होती है या फिर उसकी अनुमति नहीं दी जाती है, तो वहाँ पर भुक्तिवाद का जो है प्रयोग होता है। तो और इसके आचार्य मानने वाले कौन है, कौन है, भट्टनायक जी हैं। तो सातवें का सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा अवांछित संवाद का अर्थ बताना कि इसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो अवांछित संवाद एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा अवांछित संवाद का, तो इसका सही उत्तर होता है, बोल सकते हैं आठवें का सही उत्तर बी है, अर्थात सिर खाना। अवांछित संवाद मतलब जो बेमतलब जो बातचीत होता है, तो इसका मतलब होता है सिर खाना। अगर पूछा जाए सिर खपाना, सिर खपाने का जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो सिर खपाने का मतलब होता है सोच विचार करना। तो दोनों का मतलब ध्वनि एक जैसा निकल रहा है, सिर खपाना और सिर खाना, लेकिन किंतु दोनों में अर्थ अलग अलग है। सिर खाना अवांछित संवाद, सिर खपाना मतलब सोच समझ कोई विचार करना। तो इस तरह से आठवें का प्रश्न के अनुसार सही उत्तर बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ बताना। अब आग में घी डालने का हर जगह होता है, तो घी डालने का सही अर्थ क्या होता है यहाँ देखेंगे। तो नौवें का सही विकल्प इनमें से कौन होगा, तो सी वाला सही होगा, अर्थात क्रोधिक और अधिक उत्तेजित करना। एक तो ऊपर से क्रोधी है ही, ऊपर से और अधिक उसको घी डाल देना, अर्थात उसको भड़का देना, उत्तेजित करना। तो आग में घी डालने का मुहावरे का सही अर्थ होगा। आगे देखते हैं, तो नौवें का इस तरह से सही उत्तर सी वाला होगा। अब मुहावरा क्या होता है, मुहावरा जो होता है कि किसी एक वाक्यांश का एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाए वाक्य के रूप में, तो वहाँ पर मुहावरा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है आग में घी डालना, क्रोधिक और अधिक उत्तेजित करना। आगे देखते हैं, प्रश्न अगला है कि 10वां प्रश्न पूछा है कि कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ बताना है। कृतज्ञ पूछा न कि कृतज्ञ पूछा। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ देखने में ध्वनि एक जैसी निकल रही है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। तो आइए देखते हैं इसका विकल्प कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इधर है विकल्प 10वें का सही उत्तर क्या होगा। 10वें का जो सही उत्तर होगा, जो उपकार नहीं मानता, जो किए उपकार को नहीं मानता, शत्रु को जीत लेता। तो इसमें जो सही उत्तर है 10वें का बी वाला होगा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार करो लेकिन वो उपकार नहीं मानता है तो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। अगर कृतज्ञ पूछा जाए कि कृतज्ञ मीन्स क्या होता है, तो कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है, उसका कृतज्ञ बन जाता है। तो मतलब उस कृत बन जाता है, जो किए गए उपकार को मानने वाला होता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। आधा घ लग जाएगा। तो इस तरह से दोनों का ध्वनि एक जैसा निकले, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, विपरीत है। अगला देखते हैं, प्रश्न पूछा घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो बताना घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो होता है वो किस काव्यधारा की प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रतिवाद कोई नहीं। तो 11 का सही उत्तर इनमें से सी वाला होगा, अर्थात प्रयोगवाद के अंतर्गत। अभी हमने छायावाद, प्रतिवाद के बारे में अभी हमने पिछले जो प्रश्नों में जाना। तो जो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का जो प्रयोग होने लगता है वो प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। प्रयोगवाद जहाँ आदर्श के स्थान पर यथार्थ का जो है चित्रण किया जाता है, यथार्थ का जो है निहित व्यंग, यथार्थ में जो व्यंग दिखाई देता है वहाँ पर जो है प्रयोगवाद का जो है स्थापना होता है। तो प्रयोगवाद के अंतर्गत जो है निहित व्यंग दिखाई देता है। और जो इसमें जो कवि होते हैं वो मानसिकता की जो पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध के जो नरसंहार होते हैं उसी
परिस्थिति से उत्पन्न होकर कुछ ऐसे आदर्श जो है बाहर निकल कर आते हैं जिनमें बौद्धिकता, भोगवाद, वासना और जो है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद में लोग जो है इस तरह का चित्रण दिखाई देता है, उन्हीं का जो है वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से 11 का सही उत्तर सी वाला होगा। जहाँ पर घोरनिष्ठ अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का प्रयोग होने लगे वहाँ पर प्रयोगवाद दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन का, निर्मला, गोदान, प्रेमाश्रम, ये सभी उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के। तो पूछा है कि जहाँ पर वर्ग वैषम्य है यानी विषमता है वर्गों में और वर्ग चेतना जो है वो उपन्यास का कौन सा मूल आधार बनाया गया है, कौन सा उपन्यास है? तो 12 का सही उत्तर बी है अर्थात गोदान है, जहाँ पर वर्ग विषमता और वर्ग चेतना का मूल दिखाई देता है। तो जो गोदान है यह किस तरह का जो है उपन्यास है? तो प्रेमचंद जी के उपन्यास जो गोदान है वह ग्रामीण जीवन जो कृषि और संस्कृति का एक चित्रण के रूप में दिखाया जाता है, जहाँ पर गाँव के जीवन के बारे में दर्शाया गया है, जो वहाँ की खेती है, खेती के बारे में, कृषि के बारे में और उसकी जो वहाँ की जो संस्कृति उसका जो है इसमें इस उपन्यास में बताया गया। यानी कि ग्रामीण जीवन में कितनी सच्चाई है और कितना प्रभावशाली होता है, जो लोग वहाँ के जो व्यक्तित्व होते हैं वो किस तरह के प्रभावशाली दिखाई देते हैं। तो इस तरह से गोदान उपन्यास में चीज़ों का प्रयोग हुआ है। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। कुछ इनकी रचनाएं याद कर लेते हैं, जैसे इनकी कुछ मतलब उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला और बोल सकते हैं कर्मभूमि है, और इसके अलावा अभिप्राय निर्मला है। तो इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और जो है मंगलसूत्र इनकी जो है बोल सकते हैं कि अधूरा उपन्यास है। इसको पूरा किसने किया? तो इनके पुत्र अमृत राय ने। तो 12 का प्रश्न क्या 13 प्रश्न देख रहे हैं कि जो निराला की बादल राग कविता का जो संबंध है वो उसका संबंध क्या है? निराला की बादल राग कविता छाया व सौंदर्य से है संबंध, या प्रकृति व चेतना से है, या प्रयोग व चेतना से, या प्रकृति की सुंदरता से है? तो 13 का सही उत्तर डी वाला होगा, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है वहाँ पर वो निराला जी के बादल राग की कविताओं में यह जो प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। तो 13 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? डी वाला होगा, यानी कि निराला की जो सौंदर्य भावना है, प्रकृति के जो विविध दृश्य हैं, कोमल जो है रूप हैं, उसमें जो है छायावाद के अंतर्गत उसकी स्व अनुभूति और उसकी सुंदरता का जो है चीज़ें जो है दिखाई देता है। तो इस तरह से निराला जी की इनकी रचनाओं में यानी कविताओं में दिखाई देता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं और जान लेते हैं, जैसे इनकी कविताएं हैं कि राम की शक्ति पूजा है, जूही की कली है, संध्या सुंदरी है, और बादल राग है, और स्नेह निर्झर बह गया। कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे इनकी छायावाद वाली रचनाएं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, इनकी जो है प्रमुख महत्वपूर्ण ये सब रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं 14 प्रश्न पूछा है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर अयो खेलन होरी में इस पंक्ति के कवि का सीधे से नाम पूछा कि इस पंक्ति के कवि कौन है? सेनापति पद्माकर घनानंद ठाकुर। तो यहाँ धनानंद बल्कि घनानंद होगा। तो 14 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर इनमें से सी है, यानी पद्माकर जी की यह पंक्ति है। पद्माकर जी कवि के रूप में, रीतिकाल के रूप में जाने जाते हैं, रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर जी। तो यह जो है उनकी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति? तो नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर अयो खेलन होरी। तो 14 का सही उत्तर सी है। कुछ इनकी पद्माकर जी जो है रीतिकाल के जो है रीतिपद के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं जान लेते हैं, जैसे हिम्मत बहादुर है, विरदावली है, प्रताप शाही है, और कली पचीसी है, जगत विनोद भी है, पद्माभरण है, प्रबोध 50 इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सेनापति की कुछ रचनाएं, जैसे कि सेनापति की कुछ रचनाएं याद करते हैं, जैसे कवित्त रत्नाकर इनका है, और जो है कवित्त रत्नाकर इनकी मुख्य रचना है सेनापति जी का। और इनका देख लेते हैं घनानंद जी का। घनानंद जी की कुछ पदावलियाँ, वियोग वेली हैं, सुजान हित प्रबंध है, प्रीति प्रवास है, कृपानंद है, और यमुना यश इनकी प्रमुख रचना है। तो कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं। ठाकुर जो है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, इनकी कुछ इस तरह से रचनाएं ठाकुर जी की। आगे देखते हैं 15 प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? तो ये जो उक्ति दिया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस उक्ति के लेखक का नाम बताना कौन है? मम्मट है, विश्वनाथ, वामन, पंडितराज, जगन्नाथ जी। तो 15 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? बी है अर्थात विश्वनाथ है। ये जो उक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ जी हैं। 15 का सही उत्तर क्या है? तो विश्वनाथ जो है साहित्य बोल सकते हैं साहित्य दर्पण कार्य के अंतर्गत विश्वनाथ जी जो है उन्होंने ही काव्य के अंतर्गत परिभाषा दी है कि वाक्यम रसात्मकम काव्य, वाक्य ही रस का क्या है? काव्य माना जाता है। इस प्रकार ये परिभाषा दी है कौन? तो विश्वनाथ जी ने दिया है। मम्मट जी का जान लेते कुछ इनकी जो है काव्य के प्रति इन्होंने जो परिभाषा दी है उनकी उक्ति कौन सी है? तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनकृता पुनः क्वापी, इनकी जो है इस तरह से जो है काव्य के प्रति जो है परिभाषा दिए हैं। आगे देख लेते हैं वामन का भी थोड़ा देख लेते हैं। वामन का मतलब कि बोल सकते हैं कि वामन ने जो है काव्य के प्रति जो उक्ति दी है बोल सकते हैं काव्यम ग्राहम अलंकारात सौंदर्य अलंकार। तो इस तरह से इन्होंने ये परिभाषा दी। पंडितराज जगन्नाथ जी का जो है कि इन्होंने काव्य के प्रति जो है परिभाषा दी है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम। तो इस तरह से उन्होंने काव्य के स्वरूप के प्रति जो है परिभाषा जो है पंडितराज जगन्नाथ जी ने दी है। तो 15 का प्रश्न के अनुसार सही उत्तर बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
पूछा कि पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है, जो ग्राम्य कृति है उसका संबंध किससे, ग्रामीण परिवेश से, कल्पना लोक से, प्रतिभा दृष्टि से, नई कविता से। तो 16 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, ए वाला होगा, यानी ग्राम्य कृति का जो संबंध किससे, तो ग्रामीण, ग्रह से, ग्राम्य मतलब गाँव और ग्रामीण परिवेश से ही है। तो बहुत सीधा सा उत्तर है। तो 16 का सही उत्तर ए है। सुमित्रानंद पंत की जो ग्राम्य कृति है उसकी जो भाषा शैली है और जो भाव है वो प्रतिभा चेतना से बिल्कुल ओतप्रोत दिखाई देता है, यानी कि जो है गाँव की जो है परिवेश के बारे में बताया गया है। और ये पंत जी की जो है मुक्तक रचनाओं के अंतर्गत आती है, जो है मतलब ग्राम्य, और ये ग्रामीण परिवेश के जनजीवन से संबंधित रखा गया है। इनकी कुछ रचनाएं और जान लेते हैं, जैसे पंत जी की कुछ इनकी रचनाएं, जैसे उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है और गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, कला और बूढ़ा चाँद है, लोकायतन है, और जो है चिदम्बरा है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और जो है कि इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो आइए अब 17 प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि उतिर नहाए जमुन जलजो शरीर सम श्याम, पंक्ति में पूछा अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो उतिर नहाए जमुन जलजो शरीर सम श्याम, तो देखिए यहाँ पर सम का प्रयोग हुआ है। तो सम का प्रयोग देखिए एक ही वाचक शब्दों में प्रयोग होता है, सम, सरिस, सदृश। तो कहाँ ऐसे सब जो है वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, तो उपमा अलंकार में ही होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा हो सकता है उत्तर, तो यहाँ पर उपमा अलंकार ना होकर के बल्कि क्या होगा, प्रतीप अलंकार, जो कि उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार पूछा जाए कौन सा होता है, प्रतीप अलंकार। अगर प्रश्न ही यही पूछ दिया जाता है कि उपमा अलंकार का बताइए कि कौन सा उसका विपरीत अलंकार माना जाता है, उल्टा अलंकार माना जाता है, तो प्रतीप अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर जो सम शब्द है वह जो है अंतिम में आया है, सम शरीर, शरीर सम श्याम। तो यहाँ पर जो उपमेय और उपमान जो है प्रतीप अलंकार में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उसका अलग अर्थ निकलने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। तो प्रतीप का अर्थ ही देखा जाए शाब्दिक अर्थ ही होता है उल्टा या विपरीत, और ये उपमा अलंकार का ही होता है जहाँ पर उपमेय को उपमान बना दिया जाता है और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। तो इस तरह से उपमेय को उपमान, उपमेय को इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ प्रतीप अलंकार के अंतर्गत होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर जो है उपमेय और उपमान की तुलना जो है इस तरह से दिखाई जाती है, और उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय बनाने वाला कार्य प्रतीप अलंकार में होता है, जिसमें उल्टा या विपरीत चीज़ों का जो है वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 17 का प्रश्न के अनुसार सही उत्तर बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 प्रश्न है कि बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। तो एक पंक्ति है और ये पंक्ति जो है प्रसाद जी की है। कौन से प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। पूछा है जयशंकर प्रसाद जी की इस पंक्ति का अर्थ जो है किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। तो अभी शब्द शक्ति के बारे में हमने पिछले प्रश्न में बताया, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर इनमें से कौन सा है, तो 18 का सही उत्तर इनमें देखेंगे कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो बी अर्थात लक्षणा का प्रयोग हुआ है। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, तो इसमें जो है लक्षणा का प्रयोग होगा। लक्षण बोल सकते हैं कि इसका मतलब जानेंगे। 18वें का कि प्रस्तुत ये जो पंक्ति है इसमें जो है चंद्रमा और जो मुख है, केस की जो वेड़ी और जंजीर दोनों के बीच में जो है गुण बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है, अर्थात जो मुख है वह प्रस्तुत के रूप में बताया गया है और अप्रस्तुत के रूप में जो है बोल सकते हैं जो विधु है चंद्रमा उसको रखा गया और काली जंजीरों से उसको अप्रस्तुत कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ों को यानी उस लक्षणों का जो है लक्षित किया गया, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो उसके गुण धर्म बिल्कुल लक्षण के अनुसार दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो लक्ष्यार्थ के बारे में जिसका बोध किया जाता है वहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग होगा। तो सही उत्तर बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, मैच द कॉलम करना है। तो इसका जो है मिलान पीछे देखते हैं। तो 19 का देखेंगे इनमें कौन सा जो है सूची सही है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो है किसका है, यानी जो रचना है यह किसका है कृति। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है। जैसे नृत्य का निर्माण है, फिर बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी जो रचनाएं हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या करें रसीदी टिकट जो है यह रचना किसकी, यह कृति किसकी, तो अमृता प्रीतम जी की। किसकी, रसीदी टिकट, तो अमृता प्रीतम जी की जो है बोल सकते हैं कौन सी विधा है, तो आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं यह भी आत्मकथा है, रसीदी टिकट भी अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा। आवारा मसीहा किसका है, तो यह है बोल सकते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी का। आवारा मसीहा किसका है, तो विष्णु प्रभाकर जी का है। और ये आवारा मसीहा क्या है, तो एक जीवनी के रूप में लिखा गया। आवारा मसीहा एक जीवनी है और किसके ऊपर जीवनी के ऊपर लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधार मानकर लिखा गया। और कौन लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर जी। और कलम का सिपाही कौन लिखा है, तो अमृत राय जी ने लिखा है। अमृत राय कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के ही पुत्र हैं और इनका मुंशी प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र इन्होंने ही अमृत राय जी ने पूरा किया था। और कलम का सिपाही भी इसकी रचना करने वाले कौन है, तो अमृत राय है। तो 19 का इस तरह से सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा, सी वाला, अर्थात पीछे होगा इसका विकल्प। तो इस तरह से इसका जो है विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 19 हो गया। हाँ, 19 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, सी वाला होगा।
सी वाला मतलब ये वाला होगा। अगला ये देखते हैं 20 प्रश्न पूछा है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का जो है प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं, यानी परीक्षा गुरु क्या है, उपन्यास विधा से लिया गया। पूछा है कौन से जो आलोचक है जो हिंदी का इसे प्रथम उपन्यास मानते हैं यानी स्वीकार करते हैं, तो कौन है मानने वाले। तो 20 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और ये परीक्षा गुरु किसका है, तो परीक्षा गुरु जो है ये किसका है, तो लाला किशोरी दास जी का ये जो परीक्षा गुरु, लाला किशोरी दास नहीं बल्कि लाला श्रीनिवास दास जी का जो है परीक्षा गुरु इनका उपन्यास है। तो नाम भी याद रखिएगा, परीक्षा गुरु किसका है उपन्यास, तो है किसका, लाला श्रीनिवास दास जी का यह जो है रचना है यानी उनका उपन्यास है। और इसको सबसे पहले हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले स्वीकार करने वाले कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से 20 का सही उत्तर सी वाला होगा। आगे देखते हैं 20 हो गया। 21 है कि कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश जी का नहीं है, तो मोहन राकेश जी का बताना कि इनमें से कौन सा नाटक उनका नहीं है। तो 21 का सही उत्तर देखिए कौन सा है, तो लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसका है 21 का, तो 21 का लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का है। आधे अधूरे भी मोहन राकेश जी का है। आषाढ़ के एक दिन भी जो है मोहन राकेश जी का है, किंतु रक्त कमल जो है यह मोहन राकेश जी का नहीं है। तो नहीं पूछा तो इसलिए सही उत्तर ए वाला होगा, ना कि ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। तो सही उत्तर 21 का सी वाला होगा, यानी मोहन राकेश जी के जो रक्त कमल ये इनकी रचना नहीं है। 21 का सही उत्तर क्या होगा, अब बोल सकते हैं सी होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 22 पूछा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर को यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस जो पंक्ति के रचनाकार के नाम बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, रचना करने वाले कौन है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो 22 का सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त होगा, अर्थात यह पंक्ति के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी कुछ रचनाएं याद कर लेते हैं, जैसे इनकी कुछ रचनाएं जयद्रथ वध है, भारत भारती है, प्रमुख रचनाएं इनकी पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है, और जो है कि बोल सकते हैं विष्णु प्रिया है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं बोल सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे कुछ याद करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जैसे कुछ रचनाएं, जैसे काव्य मंजूषा है, सुमन है, काव्य कुज और अवला विलाप है, और इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जैसे रचनाएं, जैसे कि प्रिय प्रवास इनकी जो खड़ी बोली सबसे पहला महाकाव्य के अंतर्गत जाना जाता है। पदम प्रसून है, चुपते चौखे चौबदे, इस इनकी कुछ रचनाएं। रस कलश है, वैदेही वनवास है, तो इनकी ये रचनाएं। सियाराम शरण गुप्त जी की कुछ रचनाएं, जैसे मौर्य विजय, सबसे मुख्य रचना है मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त जी की, और अनाथ है, दुर्वादल है, विषाद है, और इस तरह से मृणमाई, इनकी कुछ जो है प्रमुख रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक बताइए कौन सा, यानी महाभारत की कथा पर आधार पर लिखा गया नाटक। अंधा युग है, कोणार्क, अंधी गली, आधे अधूरे। तो सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो 23 का सही उत्तर इनमें से क्या है, ए वाला है, अर्थात जो अंधा युग है यह महाभारत की कथा पर आधारित यह नाटक लिखा गया। क्या, तो अंधा युग। और ये अंधा युग लिखने वाले कौन है, नाटककार कौन है बोल सकते हैं, तो धर्मवीर भारती जी द्वारा जो है नाटक लिखा गया। और अंधा युग किस प्रकार की विधा से लिया गया, तो एक नाटक बोल सकते हैं गीत नाटक है, यानी बीच बीच में जो है गीत के द्वारा ही यह नाटक को पूरा किया गया, यानी एक गीत नाटक के रूप में जाना जाता है अंधा युग। और ये पूछा जाए कि जो अंधा युग कब लिखा है धर्मवीर भारती, इसके प्रकाशन कब हुआ, तो बोल सकते हैं 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में इस गीत नाटक का प्रकाशन हुआ था। और ये जो है महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर के बोल सकते हैं कि जो तीर्थ में जो कृष्ण जी की मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक इसके जो खंडों के बारे में अंधा युग लिखा गया है। इनकी कुछ रचनाएं और जान लेते हैं। अंधा युग इनकी जो है मुख्य रचना है, जैसे इसमें कुछ पूछा जाएगा कितने कुल अंक हैं अंधा युग में, तो अंक याद रखिएगा, जो इनके अंक है वो कुल 5 अंक हैं। तो 5 अंक कुल किसमें, अंधा युग में। एक जो है बोल सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी का जो है ठंडा लोहा, कर्ण युग, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठंडा लोहा भी किसका है, तो धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं 24 पूछ रहा है इस करुणा कलित हृदय में जब विकल रागिनी बसती है क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। पंक्ति के रचनाकार बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। 24 का सही उत्तर हम देखते हैं, चलेंगे सही उत्तर की तरफ। कौन सा है, तो सी वाला, यानी जयशंकर प्रसाद जी है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, कौन है, और वेदना असीम गरजती है, जयशंकर प्रसाद जी इस कविता का जो है पंक्ति को लिखने वाले जाने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि ये जो पंक्ति है किस मतलब रचना से ली गई है, तो ये जो पंक्ति है आसान करुणा किस में हम निकालते हैं, जब हम रोते हैं तो करुणा निकलती है, यानी दीनता दिखाई देती है। तो कब रोया जाता है, जब आंसू निकलते हैं। तो जो आंसू रचना है यह जो है उस पंक्ति से ये मतलब उस रचना से यह पंक्ति ली गई, आंसू रचना से ये जो है पंक्तियाँ लिखी गई है। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाओं को भी याद कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जैसे उर्वशी है, वनमिलन है, अयोध्या का उद्धार है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक, करुणालय है, आंसू है। तो ये आंसू से लिया गया, ना कि करुणालय से ही पंक्ति ली गई है। आंसू है, लहर है, और कामायनी है। सुमित्रानंद पंत की देखते हैं कुछ रचनाएं, जैसे कुछ अभी रचनाएं भी बताया कि ग्रंथि है, वीणा है, गुंजन है। तो कुछ इनकी प्रमुख रचना। महादेव वर्मा का देख लेते हैं। महादेव वर्मा का जैसे रश्मि, निर्जा, शान, गीत, यामा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला,
निहार रश्मि और सांध्य गीत कुछ रचनाएं। निराला जी का परिमल गीतिका तुलसीदास, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। आगे प्रश्न देखते हैं 25 और ये अंतिम प्रश्न होगा। पूछा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलान इसमें करना है। इसमें हमने केवल 2 ही विकल्प लिए हैं, तो चलिए मिलान कर लेते हैं, मैच करना है। 25 का जो देखते हैं सही इनमें से क्या होगा, तो देखिए अरि ओ करुणा, यहाँ करुणा नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा करुणा, अरि ओ करुणा प्रभा में, तो किसका है, अज्ञेय जी का है। धूप के धान, धूप के धान किसका है, तो ये है बोल सकते हैं धूप के धान जो है गिरजा कुमार माथुर जी का है। धूप के धान किसका है, तो गिरजा कुमार माथुर जी का है। खुशबू के शिलालेख बोल सकते हैं किसका है, तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र का, यानी खुशबू, भवानी जी के मंदिर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर खुशबू निकलती है, उनके जो शिलाएँ होती हैं, पत्थरें होते हैं, वहाँ से खुशबू निकलती है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं जो खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है, मुक्ति बोध जी का है। तो इस तरह से इसका मिलान कर दिया गया। अरि करुणा प्रभाव में अज्ञेय, धूप के धान गिरजा कुमार, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्ति बोध। तो इस तरह से जो है इसका मिलान इस तरह से कर दिया गया। तो चलिए आज हम 25 प्रश्न ही देखें, आगे का जो प्रश्न होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।